चलिए, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से काशी गौरव के इस YouTube चैनल में। और आज का जो सिद्धांत है वो शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित है, कोलर वर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत। तो नैतिक विकास होता क्या है? नैतिक विकास किसी भी व्यक्ति की वह ज्ञान के सामान्य जानकारी की प्रकाष्ठा होती है जिसके द्वारा वह समाज में अपनी ख्याति को प्राप्त करता है, या वह यह चाहता है कि समाज में उसका नाम ऊपर हो और उसकी व्यवहार की कहीं भी चर्चा की जाए, अच्छे व्यवहारों का चर्चा किया जाए, या उसे समाज में उसके व्यवहार के अनुसार ही उसे जाना जाए। तो इस नैतिक विकास का सिद्धांत को पढ़ने के लिए कोहलर वर्ग ने सबसे पहले एक कहानी बताई, जिसके अनुसार कोहलर वर्ग ने एक बच्चों का समूह लिया और समूह में बताया कि एक व्यक्ति है जिसकी पत्नी को कैंसर हो जाता है और उस कैंसर के इलाज के लिए उसके पास दवा नहीं होती है। वह कई जगह ढूंढता है, कई केमिस्टों पर ढूंढता है जहां उसे दवा नहीं मिलती, और अंततः उसे एक केमिस्ट के दुकान पे दवा तो मिलती है, लेकिन वो दवा काफ़ी महंगी होती है और उस महंगी दवा की वजह से वो दवा खरीद नहीं पाता। फिर वो व्यक्ति क्या करेगा, ऐसा प्रश्न उन्होंने किया। व्यक्ति ने दवा चुरा ली है क्योंकि जरूरत थी उसको दवा की, इसीलिए चुराया, उसका व्यवहार नैतिक था। दूसरा प्रश्न, व्यक्ति ने दवा नहीं चुरानी चाहिए थी क्योंकि चोरी अनैतिक व्यवहार होता है। तीसरा प्रश्न, पत्नी के प्रेम को प्राप्त करने के लिए दवा चुराना आवश्यक था क्योंकि पत्नी का जान बचाने हुई तो उसने दवा चुराई। तो ऐसे कई प्रश्न उन्होंने उन बच्चों के सामने रख दिए और उस आधार पर उन्होंने बच्चों के नैतिक विकास के क्रम को 3 भागों में वर्गीकृत किया। बच्चों के नैतिक विकास के क्रम को 3 भागों में वर्गीकृत किया और उन्होंने बताया कि यह नैतिक विकास सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक का अर्थ होता है सभी जगह यह होना ही होना है, इसमें कोई शक नहीं कि इसे बदला जा सके। और नैतिक विकास जो होता है वह अवस्थाओं के अनुसार होता है। अवस्था का एज भी कहते हैं, टर्म वाइज चलता है, एक स्टेप बाय स्टेप चलता है। और बच्चों के नैतिक विकास का जो क्रम होता है वह सार्वभौमिक इसीलिए होता है क्योंकि वह क्रम में होता है। अब कहते हैं कि जो नैतिक विकास होता है वह कहाँ से होता है, तो वह हमारे समाज से, परिवार से, विद्यालय से होता है, ऐसा मानना होता है कोहलर वर्ग का। आगे की ओर चलते हैं तो कोहलर वर्ग महोदय ने कहा कि जो बच्चा होता है वह जब पैदा होता है तो कोरा कागज होता है। कोरा कागज होता है मतलब उसका व्यवहार न नैतिक होता है और न अनैतिक होता है। उसका व्यवहार न नैतिक होता है न अनैतिक होता है, बल्कि उसके व्यवहार में नैतिकता और अनैतिकता उसके परिवार, उसके समाज और उसके परिवेश द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। अब बच्चा जब पैदा होता है तो शुरुआत के 4 साल के बच्चों के लिए नैतिकता का कोई योगदान नहीं होता, उसे नैतिकता की पाठ नहीं पढ़ाई जा सकती। इसीलिए नैतिक व्यवहार को 4 साल के बाद ही अध्ययन किया जा सकता है और नैतिक व्यवहार की प्रथम अवस्था को पूर्व परंपरागत अवस्था कहा जाता है। प्री कन्वेंशनल स्टेज या ट्रेडिशनल स्टेज भी कह सकते हैं। इस अवस्था में बालक के 2 पार्ट्स आ जाते हैं। पूर्व परंपरागत अवस्था मतलब परंपरागत ट्रेडिशनल प्रक्रिया से चलने से थोड़े पहले की अवस्था। क्या होता है पूर्व परंपरागत अवस्था में? यह अवस्था पूर्णतः परिवार से जुड़ा हुआ अवस्था होता है और इस अवस्था में बच्चा नैतिक और अनैतिक चीजों को नहीं जानता, बल्कि बच्चे का व्यवहार दंड और सजा के ऊपर निर्भर करता है। पापा ने बोला कि तुमको ये नहीं करना है, अगर उसको उस काम को करने के लिए पनिशमेंट मिलता है तो उसे पता है कि वह काम अनैतिक है, भले ही कितना भी नैतिक हो। याद रखेंगे, हम लोगों को भी होता था, क्या करता था, आज्ञा और दंड की अवस्था। प्रथम एज 4 से 8 वर्ष तक आज्ञा और दंड की अवस्था। पापा बोलेंगे ये नहीं करना है तो नहीं करना है, मम्मी बोलेंगे ये नहीं करना है तो नहीं करना है। यह अवस्था क्या हो गया, आज्ञा और दंड की अवस्था के नाम से जानेंगे। अब इस अवस्था में बच्चा क्या करेगा कि जो गार्जियन कहेंगे, जो पेरेंट्स कहेंगे वही करेगा। उनके नजरों में जो गलत है सो गलत है, उनके नजरों में जो सही है सो सही है।
मतलब इसकी अपनी कोई आइडियोलॉजी नहीं होती, सिर्फ अपने गार्जियन की आइडियोलॉजी पर चलता है और यह वो काम बिल्कुल नहीं करता जो उसके पेरेंट्स उसे मना कर देते हैं। उस अवस्था को क्या कहेंगे? आज्ञा और दंड की अवस्था, अपने गार्जियन का बात मानना, सभी क्रियाओं को करना। इसके बाद 8 से 10 वर्ष की अवस्था में जब ये बाल्यावस्था का काल है, तो जब ये 8 से 10 वर्ष की अवस्था में जाता है, 8 से 10 वर्ष की अवस्था में जाता है, तो बच्चा में अहंकार की अवस्था आ जाती है। अहंकार की अवस्था का मतलब होता है वह अपने लिए काम करता है, उसको जो काम करने में खुशी मिले, उसको जो काम करने में मजा आए वह काम करेगा और झूठ बोलना शुरू कर देगा। इस अवस्था की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? तो कह सकते हैं कि झूठ बोलना शुरू कर देगा। झूठ बोलना, चोरी करना, इस अवस्था में क्या करेगा? झूठ बोलना, चोरी करना, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, और क्या कर सकते हैं? टिट फॉर टैट। क्या होता है टिट फॉर टैट? जैसे को तैसा, अगर मैंने तुम्हें दिया तो तुम भी मुझे दो, नहीं दोगे तो मैं तुझे नहीं दूंगा, उसका सामान छीन लेना। अगर वो सहभागिता, आपसी लेन देन, बराबरी का हस्तक्षेप करने लगता है, चोरी करेगा, चॉकलेट उसको तभी देगा कि वो फिर से उससे चॉकलेट ले सके। कोई भी चीज ईगो वाली एज आ जाती है कि तुमने मुझे दिया था, नहीं दिया था तो मैं भी तुम्हें नहीं दूंगा। ये अवस्था आ गई। इसमें क्या करता है? अपनी ख्याति के लिए, अपनी आनंदमय जीवन के लिए वह चोरी करेगा। पैसा लिया तो नहीं लिया, टॉफी खाने में उसको आनंद आता तो हाँ, तो टॉफी खाने के लिए वो पैसा चुराएगा। झूठ बोलेगा, गंदगी कर देगा, उसको मार दिया, किसी बच्चे को मार दिया, उस बच्चे ने जाकर के कंप्लेन की किसने मुझे मारा, तो ये कहेगा कि नहीं, ये पहले मुझे मारा था। इसीलिए यह अहंकार की अवस्था हो जाती है। याद रखेंगे, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन बनता है कि किस एज को अहंकार का एज, ईगो एज कहा जाता है। तो ये है पूर्व परंपरागत अवस्था की दूसरी अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? अहंकार की अवस्था कहते हैं। अब जैसे ही ये स्टेज पार करता है तो बच्चा विद्यालय के उस भाग में चला जाता है जहां शिक्षक अच्छे व्यवहार के लिए बच्चों को पुरस्कृत करते हैं, प्रशंसा करते हैं, पुरस्कार के अनुसार उसे नाम आगे ले जाते हैं। तो जब परंपरागत अवस्था में पहुंचता है, कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल स्टेज में पहुंचता है, तो वह अपनी क्रिया के द्वारा लोगों को खुश करने के लिए देखता है और वह ऐसा कार्य करना चाहता है जिससे समाज में उसको प्रशंसा मिले, सोसाइटी में उसको प्रशंसा मिले, लोगों से उसको प्रशंसा मिले। तो वह उन सभी क्रियाओं को करता है जो ट्रेडिशनल रूप से चले आ रहे थे। ट्रेडिशनल का मतलब होता है कि पिछले क्रम में चले आ रहे थे। फलाना ने मैथ बना के दिया तो सर ने उसकी पीठ थपथपाई तो मैं भी बना के ले जाऊंगा। ऐसी स्टेज में उसकी प्रशंसा का एज हो जाता है, उसको ट्रेडिशनल एज के रूप में लेके चलते हैं। इस अवस्था में कई प्रक्रियाएं हो जाती है। बच्चा अच्छा करने लगता है, बच्चे क्रियाएं अच्छा करने लगते हैं, व्यवहार बच्चे का अच्छा हो जाता है। अब यहाँ पर एक क्या करता है कि ये ट्रेडिशनल स्टेज में चलता है तो ये यह सोच के चलता है कि जो क्रियाएं हो रही हैं वह हम लोगों के लिए ही हो रही है। इसीलिए जरूरत क्या है कि हम उस क्रियाओं के अनुसार आपको ढालें। एक बंध बनाया हुआ है व्यक्ति, विद्यालय, शिक्षक और छात्र के बीच, उसे हमको तोड़ना नहीं है। इस एज में ये लेके चलता है और यह अपने प्रसन्नता के लिए, अपनी प्रशंसा के लिए ही कार्य करता है ताकि लोग इसे जाने, कुछ अजीब अलग काम करने की बात करेगा। इसके बाद इसका दूसरा स्टेज होता है सामाजिक व्यवस्था। ये समाज के द्वारा लाए गए रूढ़िवादी परंपरागत प्रक्रियाओं को ही मान लेता है। यह मान के चलता है कि यह जो समाज है उसके बीच और व्यक्ति के बीच एक बंध बना हुआ है, एक नियम बना हुआ है और व्यक्ति इस सामाजिक व्यवस्था के नियम के अनुसार ही चल सकता है, ऐसा इसका मानना होता है। सामाजिक व्यवस्था को ये कभी झुठलाता नहीं है, सामाजिक व्यवस्था का कभी विरोध नहीं करता, सामाजिक व्यवस्था के प्रति ये कभी उल्लंघन नहीं करता। अगर मम्मी पूजा कर रही है तो ये भी पूजा खूब करेगा, मम्मी ये नहीं करती तो ये भी वो नहीं करेगा, विद्यालय में टाइम से जाना है तो टाइम से जाना है। तो सभी सामाजिक बंध, सोशल बॉन्डिंग इसकी काफी मजबूत होती है परंपरागत अवस्था में। अब सामाजिक बंध के रूप में यह क्रिया करने लगता है
और अपनी क्रियाओं को उस समाज के नियमों के अनुरूप ही करता है, सामाजिक नियमों को तोड़ के नहीं चल सकता। लेकिन जैसे ही यह बालक उत्तर परंपरागत अवस्था में पहुंचता है तो यह सामाजिक नियमों के साथ तो चलता है, लेकिन इसमें इसकी अपनी एक सिद्धांत प्रस्तुत हो जाती है और लोगों के सहयोग से यह सामाजिक नियमों को बदल भी सकता है। सामाजिक समझौता तक तो ठीक है, लेकिन अगर सामाजिक समझौता गलत है तो वो उसका उल्लंघन भी करता है। किस अवस्था में? उत्तर परंपरागत अवस्था में। जब बालक बड़ा हो जाता है तो यह अपने मन का करने लगता है, निर्णायक हो जाता है। अभी तक अपने मन का नहीं किया था, अब अपने मन का करेगा, जहां आनंदित हो वो करेगा, समाज के रूढ़िवादी विचारधारा को तोड़ने की कोशिश करेगा, समाज के समझौता को तो एक तरफ लेके चलेगा, लेकिन अगर वो समझौता गलत है तो वो उसका विरोध भी करेगा। किस अवस्था में? उत्तर परंपरागत अवस्था के अनुसार चलेगा। इसके बाद सार्वभौमिक सिद्धांत आ जाता है। इसमें क्या होता है कि जैसे दुनिया चल रही थी, हमने कुछ अपने थॉट को डेवलप करना शुरू कर दिया, हमारी अपनी एक सिद्धांत विकसित होगी, उस सिद्धांत के अनुरूप हम लोग कार्य करेंगे और उस सिद्धांत के अनुसार ही हमारा कार्यक्रम होगा, वो अवस्था होगा उत्तर परंपरागत अवस्था। 6 स्टेज बिल्कुल याद रहेंगे। पहला, आज्ञा और दंड, बच्चा वही करेगा जो उसके गार्जियन कहेंगे, जो उसके पेरेंट्स कहेंगे। दूसरा, अहंकार की अवस्था, बच्चा झूठ बोलना शुरू कर देगा, चोरी करना शुरू कर देगा। दंड से बचने के लिए झूठ बोलेगा और दंड से बचने के लिए चोरी भी कर रहा है, लेकिन झूठ और चोरी के साथ उसमें टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, मतलब लेन देन आपसी सहभागिता की अवस्था में बदल जाएगा। इक्वालिटी रूल आ जाएगी और यह एक दूसरे के प्रति ज्यादा अग्रसर होने लगेंगे, दोस्तों के प्रति ज्यादा अट्रैक्शन होगा और यह उन्हीं का सपोर्ट करेगा जो उसको करता हो। दूसरी अवस्था। तीसरी अवस्था, बच्चा सिर्फ वही काम करेगा जिससे उसको प्रशंसा मिले, लोग उसको जाने, लोगों के बीच की व्याख्याएं बढ़े। इस अवस्था में वह अच्छा क्रिया करने लगता है, उसे जो नैतिक लगता है, समाज का नैतिक कार्य को ही करता है, नियम कानून के अनुसार ही चलना शुरू कर देता है। इस अवस्था में सभी रूल रेगुलेशन को फॉलो करता है। तीसरा के बाद चौथा, सामाजिक व्यवस्था। एक नियम कानून है जो स्ट्रक्चरल रूल रेगुलेशन है, उसके आधार पर यह काम करेगा और यह अवस्था कहलाएगी सामाजिक व्यवस्था की अवस्था। इसमें बच्चा अपना कुछ नहीं लगाता, जो रूल रेगुलेशन आ रहे हैं उसी को लागू करेगा और उसी को लागू कराएगा भी। अगर कोई उसके रूल रेगुलेशन को उल्लंघन करता है तो उससे झगड़ भी जाएगा, उससे लड़ भी जाएगा, उससे टेंशन कर लेगा। ये सभी सामाजिक व्यवस्था के आधार पर चलेंगे। उत्तर परंपरागत अवस्था में सामाजिक समझौता तक तो ठीक है, लेकिन अगर गलत है तो ये कहने से हिचकिचाएगा नहीं, क्योंकि इसकी अपनी मानसिक विकास भी हो चुकी है। अगर गलत है तो सामाजिक समझौता को तोड़ भी देगा और एक नए नियम को लेके आएगा। मतलब लोगों के सहयोग से सामाजिक समझौता का विकास जो है उसको बदलने का सहभागिता होता है उत्तर परंपरागत अवस्था में। और इस परंपरागत अवस्था में बच्चे का पूर्ण विकास हो जाता है, इसीलिए वो अपने चिंतन के तहत नैतिक और अनैतिक व्यवहारों का निर्णय ले सकता है। जो नैतिक है उसी को वो नैतिक मानेगा, जो अनैतिक है उसको अनैतिक मानेगा, क्योंकि उसकी अपनी विकास हो गई है। और सार्वभौमिक सिद्धांत के अनुसार जो बच्चे को नैतिक लगता है उसको नैतिक मान करके वो क्रिया करता जाएगा और इस प्रकार से वह अपने उम्र के हिसाब से बढ़ोतरी करते जाएगा। यहाँ तक बहुत कम लोग पहुँचते हैं, यहीं तक जाके रह जाते हैं। इस प्रकार से यह सिद्धांत बनता है कोलर वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। इससे काफी सारे क्वेश्चंस उठते हैं, काफी प्रश्न बनते हैं। अगर आपको इसमें कोई समस्या हो, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में करें या व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं क्वेश्चंस लिख करके। मैं इसका प्रत्येक ईयर का प्रश्न आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप देख सकते हैं और प्रश्नों का उत्तर भी आप जान सकते हो व्हाट्सएप में आकर के। अगर अच्छा लगे तो इसे शेयर करेंगे। और इसके बाद कल का जो वीडियो होगा वो वाइगोत्स्की के सिद्धांत पर आधारित होगा। वाइगोत्स्की में हम दोनों पढ़ लेंगे, भाषा और वाइगोत्स्की का सिद्धांत, दोनों को ही लेके चलेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल फिर आपसे इसी समय।